अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मेंथा के फसल की उचित बढ़वार हेतु किए जाने वाले जरूरी कार्य। अधिक उत्पादन लेने हेतु पपीता के बाग में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। गर्मी के मौसम में कैसे करें दुधारू पशुओं की देखरेख व प्रबंधन। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मेंथा की रोपाई समय से की थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और फसल की इस अवस्था पर इसमें कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और आगे चलकर इससे अधिक उपज भी प्राप्त होती है। तो हमारे किसान भाई मेंथा की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस विषय पर अपना सुझाव दे रहे हैं केंद्रीय औषधीय एवं संगंध पौधा संस्थान लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सौदान सिंह। देखिए, ऐसा है कि मेंथा जैसा कि किसान भाई खुद भी जानते हैं कि फरवरी से रोपाई शुरू होती है, फरवरी में भी होती है, मार्च में भी होती है और अप्रैल में भी होती रहती है। मेंथा की खेती का क्षेत्रफल प्रदेश में प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण है कम लागत और कम समय में मिलने वाली अधिक आय। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि किसान इसकी रोपाई किए हैं वे फसल में जरूरी प्रबंधनों को सही समय पर उचित तरीके से अपनाएं। जिन किसान भाइयों का मेंथा अप्रैल में लगा था, उनका तो अभी पौधा एकदम स्थापित होके सही हुआ है, तो उनको इस समय ध्यान देना है कि पानी हल्का हल्का लगाएं और उसमें नियमित रूप से घास वगैरह निकालते रहें और यूरिया का छिड़काव समय से करें। इसके अलावा अगर कोई भी कीड़ा या बीमारी दिखती है, उसका तुरंत निदान करें। फसल की उचित बढ़वार के लिए 1 एकड़ खेत में 60 से 65 किलोग्राम यूरिया का 3 बार में प्रयोग करें। पहली मात्रा 20 से 25 दिन पर, जिसमें आप 30 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करेंगे और शेष मात्रा को 2 बार में 15-15 दिन के अंतराल पर प्रयोग करेंगे। यदि कटाई के बाद दूसरी फसल भी लेनी है तो कटाई के बाद सिंचाई करके 1 एकड़ में अतिरिक्त 30 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करेंगे। मार्च वाले किसान भाइयों के लिए इस समय बीज की स्थिति है, जिसमें इस बात पर बहुत जोर देना है कि न तो पानी कम हो और न ही पानी ज़्यादा हो। फसल में पानी ज़्यादा से भी नुकसान होता है और पानी कम से भी नुकसान होता है। बाकी इसके निदान के लिए जो करना है, हमेशा हल्की सिंचाई करें, गहरी सिंचाई ना करें। गहरी सिंचाई भी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। किसान भाइयों, गर्मी की फसल होने के कारण सिंचाई अंतराल का भी उचित ध्यान रखना होता है। यदि आपने बलुई मिट्टी में मेंथा की रोपाई की है तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें और दोमट मिट्टी में 12 से 14 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। इसके अलावा कीड़े और बीमारी जो भी दिखाई दें, उनका उचित समाधान करें। इस समय ज़्यादातर दिखाई दे रहा है वो है सफ़ेद मक्खी, और सफ़ेद मक्खी के लिए तो देखिए आपका डेमोक्रेन है, नुआन है, ये जो दवाएं हैं वो छिड़काव किया जा सकता है। लेकिन एक जो कीट है जिसकी समस्या किसानों को ज़्यादा आ रही है वो है हरी गिड़ार। हरी गिड़ार के लिए जो दवा है वो है आपकी जो इकेलेक्स जो दवा है
वो बहुत अच्छी है, जिसका जो बाज़ार में उपलब्धता है, और इस दवा का इस्तेमाल करके किसान भाई इस कीट से छुटकारा पा सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने फरवरी में मेंथा लगाया था, उनका मेंथा अगर पौधरोपण से लगाया है तो लगभग कटने को तैयार होने वाला है। तो वो जैसे ही उनकी एक दो फसल की पत्ती नीचे से पीली पड़ जाएं और ऊपर की पत्तियां छोटी होने लगें तो वो कटाई के लिए भी तैयार रहें। अब समय की जो हिसाब से मेंथा में जो कृषि हैं वो अलग अलग हो गई। ज़्यादातर मेंथा जो मार्च में लगा हुआ होता है, मार्च में लगा हुआ मेंथा इस समय बढ़वार की स्थिति में है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसमें केवल इस बात का बहुत ध्यान देना है कि इस समय फसल में कीड़े और बीमारियों का प्रकोप ना हो और हवा का आवागमन लाइनों के बीच में होता रहे। जैसे ही ऊपर लाइनों से लाइन की दूरी खत्म होती नजर आए तो मेंथा की कटाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। बागवानी में अपने प्रदेश के किसान पपीता की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, क्योंकि इन पौधों से उन्हें कम समय में अच्छी आय मिल जाती है। अतः जिन किसानों ने पपीता के बाग लगा रखे हैं, वे इनसे अधिक उत्पादन लेने के लिए बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर RL भारद्वाज। किसान भाइयों, आज अपन बात करते हैं पपीते की उद्यान का प्रबंधन कैसे करें। पपीता लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। ये बहुत ही हैवी फीडर क्रॉप है, बहुत ज़्यादा खाने वाली फसल है, क्योंकि इसका जड़ तंत्र बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। ये केवल भूमि की ऊपरी सतह से ही भोजन लेती है। इसलिए आप इसका ध्यान रखिए कि एक तो पौधा लगाने से पहले एक पौधे को लगभग 10 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद और आधा किलोग्राम नीम की खड़ और आधा किलोग्राम NPK फर्टिलाइज़र का मिक्सचर बना करके आप इसके जड़ क्षेत्र में डाल दीजिए। पौधे लगाने के लगभग 3 महीने बाद में ये काफ़ी अच्छी बढ़वार की अवस्था में आ जाता है और उस समय इसको पुनः खाद की आवश्यकता होती है। उस समय हम एक पौधे को लगभग 2 से 3 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई खाद और 100 ग्राम NPK फर्टिलाइज़र देते हैं। 4 से 5 महीने बाद में इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही फ्लावरिंग शुरू होती है उस समय हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद नहीं देते हैं। पूर्व में जो दी गई खाद की मात्रा है उससे एक फ्लैश लगभग तैयार हो जाता है और फूल लगने के 4 महीने बाद में फल इसके तुड़ाई के योग्य हो जाते हैं। तुड़ाई जैसे ही शुरू होती है उस समय पुनः हमें एक पौधे में 10 किलोग्राम गोबर की खाद एवं आधा किलोग्राम NPK और आधा किलोग्राम नीम की खड़ खाद के रूप में हमें देनी चाहिए और उसके बाद में हर तीसरे महीने हमें ये डोज दोहरानी होती है 24 महीने तक। खाद और उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ में किसान भाइयों इसमें कीट और बीमारियों का प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है। जैसे ही आप खेत में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं इसमें सफ़ेद मक्खी के प्रकोप होने के बहुत डर रहते हैं। ऐसे में आप हर 10 दिन से 15 दिन से और कभी मौसम साफ हो तो 1 महीने से एक बार रोगोर का इस्तेमाल करें, मिथाइल डायमेथोन। दूसरी बार आप इमिडाक्लोरोपिड का इसमें इस्तेमाल करें और तीसरी बार आप साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल करें। चौथी बार आप नीम की पत्तियों का रस और गौमूत्र का इस्तेमाल करें। ऐसे हर बार कोई न कोई कीटनाशी दवाई आपको बदल करके काम में लेनी है, पहली बात। दूसरा ये जरूर ध्यान रखिए कि 1-2 छिड़काव आप रासायनिक कीटनाशी के कर लें। बीमारियों की जहाँ तक हम बात करते हैं इसमें
लगाते ही तना गलन की बीमारी लगती है। उसके बाद में कई बार जो है पौधा बड़ा हो जाने के बाद में भी इसमें कॉलर रोट की समस्या आ जाती है। तना जमीन के जहाँ पे लगा हुआ होता है वहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है और उसमें से रस निकलता है। उससे बचने के लिए 1 किलोग्राम चूना, 1 किलोग्राम नीला तोता 10 लीटर पानी में डिसॉल्व कर लें, घोल लें, पेस्ट बना करके ये पेस्टिंग करते रहें। सामान्यतः ये पेस्टिंग 2-3 महीने में एक बार कर देनी चाहिए, जिससे ये बीमारी नहीं आएगी। किसान भाइयों, पपीते की खेती में अच्छी बढ़वार और उपज के लिए जल की भी मुख्य भूमिका होती है। अतः इसमें उचित समय पर इसकी फसल में जल देते रहना चाहिए, जिससे फसल के उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े। तो किस प्रकार करे इसकी सिंचाई, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, पपीते की सिंचाई की जब बारे में हम बात करते हैं, इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती है। इसको बहुत अच्छा रहता है अगर हम ड्रिप सिंचाई पद्धति पे लगा लें। ड्रिप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके इसको पानी दिया जा सकता है। शुरू की अवस्था में हम 2 या 3 दिन पे 3 घंटे ड्रिप चला सकते हैं। उसके बाद में 4-5 घंटे ड्रिप चलाएं, पर जो गैप है वो ज़्यादा कर दें। रोज़ ड्रिप चलाने से इसका जड़ तंत्र जो है बहुत अच्छा विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए आप इसको सूखने तक, जैसे ही ज़मीन अच्छे से सूख रही है, पत्तियाँ मुरझा रही है, उसके बाद ड्रिप चलाइए। सफिशिएंट पानी दे दीजिए। गर्मियों में एक बात और ध्यान रखिए आप, 1 महीने के अंतर पे एक बार इसमें खुला पानी दिया जाता है। सर्दियों में पाला पड़ने की संभावना हो तो पानी थोड़ा सा एक्सेस दे दीजिए, और गर्मियों में इसमें भरपूर मात्रा में पानी की जरूरत, हर दूसरे-तीसरे दिन इसको पानी चाहिए। इसके साथ साथ में किसान भाइयों, इसमें खरपतवार नियंत्रण, जहाँ तक मैं कहूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण अगर हम नहीं करते हैं तो इसमें सफ़ेद मक्खी बैठती है, कुछ दूसरे कीट बैठते हैं, और वो कीट जो है इन चीज़ों का अवशोषण कर लेते हैं, इसके रसों का अवशोषण करते हैं और वायरस को फैलाने में सहयोग करते हैं। इसलिए खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। और वीड जो बरसात के मौसम में जो पनपने वाले हैं, उनको तो बहुत ही सतर्कता के साथ में आप नियंत्रित करिए। उनमें अगर ज़्यादा समय तक वीड रह जाते हैं तो फिर इसकी जो उत्पादन क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब बात आती है फल तुड़ाई की। तो किसान भाइयों, पपीते को किस अवस्था में फलों को तोड़ना चाहिए एवं क्या क्या सावधानी बरतें तथा तुड़ाई के बाद में इसको कैसे पैक करें जिससे कि आपको अधिक मूल्य भी मिल सके, इसके बारे में आइए जानते हैं। अब किसान भाइयों, बात आती है तुड़ाई की। तुड़ाई करते समय हमें विशेष ध्यान रखना होता है। बहुत सारे किसान भाइयों को देखते हैं कि कई बार पत्तियां तोड़ने लग जाते हैं। पपीते में पत्तियां तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और जैसे ही फल में हल्का सा पीलापन नजर आए उस फल को तोड़ लेना चाहिए। तुड़ाई करने के बाद में फल को छाया में रखें और पॉलीथीन या अखबार में लपेट करके, ज़्यादा अच्छा इसको अखबार में लपेटना रहता है। पूरे अखबार को फल के चारों तरफ अच्छे से लपेट दें, और लपेटने के बाद में अगर रेड लेडी किस्म है तो जिस प्रकार से ये गाड़ी लोड हो रखी है, इस प्रकार से अपन गाड़ी सीधी लोड कर सकते हैं, क्योंकि इसके फल बहुत कठोर होते हैं। और अखबार का इस्तेमाल करने से इसमें जो इथाइलिन गैस प्रोड्यूस होती है वो उसमें अंदर रहती है, और अंदर रहने से इसमें येलो कलर बिल्कुल अच्छे तरह से डेवलप हो जाता है। इसके साथ साथ में ऐसा करने से जो आउटर साइड में जो ब्रूजिंग होती है, मतलब अगर आप ऐसे लेके जाएंगे तो बाहर अगर थोड़ा सा भी उसमें वो लग जाता है, रगड़ लग जाती है, तो उससे दूध बाहर निकल के आ जाता है और वो फल की बाहर की साइड जो है वो ख़राब कर देता है। तो इस प्रकार से अखबार में लपेट करके इसको 2 दिन या 3 दिन तक अगर रखेंगे तो ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा, और इस दौरान ये जो 2 या 3 दिन की अवधि मिलती है, इसमें आप आसानी से बाज़ार में बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तुड़ाई के बाद में भी पैकिंग का पर ध्यान रखें। ग्रेडिंग में आप ये ध्यान रखिए कि बहुत सारे फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, साइज़ छोटी हो जाती है। इसकी बहुत बड़ी साइज़ भी मार्केट में लाइक नहीं की जाती, इसलिए इसको 2 या 3 ग्रेड में आप डिवाइड कर सकते हैं। जो नॉर्मल शेप है या छोटे हैं उनको वहाँ पे भेजिए जहाँ ट्रूटी फ्रूटी की इंडस्ट्री लगी हुई है, वहाँ पे ये फल जो है काम में आ जाएंगे। फैमिली साइज जो है वो 1 से 1.5 किलो की होती है, उसको आप अलग रखिए, तो वो एक अलग मार्केट में आपकी पहचान बनाने में सहयोग करेंगे। और ग्रेडिंग करके ले जाने से मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है। और तो ऐसे आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ साथ में मार्केटिंग पे भी थोड़ा ध्यान रखिए, और
तुड़ाई के बाद में आप थोड़ा अच्छा करके फल को पैक करके कैरेट में डाल करके भेजेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा लाभ देने वाली फसल है और इससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मौसम में परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है और यदि बदलते मौसम के अनुसार आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक हो सकता है। ठीक ऐसा ही मौसम का प्रभाव हमारे दुधारू पशुओं पर भी होता है। चूंकि अभी गर्मी का मौसम है और ऐसे में पशुओं की विशेष देखरेख की जरूरत होती है, क्योंकि तापमान का पारा जैसे जैसे चढ़ता है वैसे वैसे दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन भी गिरता जाता है। लेकिन यदि पशुपालक भाई इनके प्रबंधन में कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो गर्मी के मौसम में भी वे दूध का उत्पादन अच्छी प्रकार से ले सकते हैं। तो वे कौन कौन से प्रबंधन है, आइए जानते हैं एक पशु विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार से। संपूर्ण विश्व इस समय बढ़ते हुए तापमान और एकाएक होने वाले मौसम में बदलाव से चिंतित है। विश्व का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। किसान भाइयों से ऐसे मौसम में अपने जानवरों का विशेष देखभाल की जरूरत है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और यदि आप इस मौसम में भी अपने गाय व भैंसों से अधिक दूध लेने की चाहत रखते हैं तो आपको सर्वप्रथम अपने दुधारू पशुओं को गर्मी के कुप्रभाव से बचाना होगा और इसके लिए आपको अपने पशुओं का आवास प्रबंधन ठीक तरह से करना होगा। तो हमारे पशुपालक भाई कैसे करें पशुओं का आवास प्रबंधन, आइए जानते हैं। पशुओं का जो निवास स्थान है, जहाँ पे जानवर रहते हैं आपके, वो हवादार होना चाहिए, छायादार होना चाहिए और उनके जो आवास का जो दरवाजा और खिड़कियां होते हैं उसमें जूट के बने हुए पर्दे लटका दीजिए और उसको पानी से भिगोइए। उससे ये होगा कि कमरे का तापमान ठंडा रहेगा और आर्द्रता बनी रहेगी, तो जानवरों को सीधे सीधे गर्मियों से बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं पशु के आहार प्रबंधन की। तो इस समय पशुपालक भाइयों को पशु के आहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो पशुपालक भाई अपने पशुओं को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और 8 से 10 किलोग्राम सूखे चारे खिलाएंगे। इसके अतिरिक्त क्योंकि पशुपालक भाई जो हरा चारा इत्यादि खिलाते हैं उसमें पोषक तत्व की मात्रा बहुत कम होती है, तो इसके लिए वह अपने दुधारू पशुओं को अलग से पोषक तत्व मिलाकर खिलाएंगे। चाहे इसे वह खनिज लवण के रूप में खिला सकते हैं या जो पशुपालक भाई आटा खिलाते हैं उसमें अलग अलग तरह के अनाजों को मिलाकर खिला सकते हैं। तो किसान भाई किन किन अवयवों को मिलाकर तैयार करें संतुलित आहार, इसकी तालिका इस प्रकार से है। अब बात आती है पशु को संतुलित आहार देने के मात्रा की। तो पशु के जीवन निर्वहन हेतु 1 किलोग्राम दाना मिश्रण आप अवश्य दें और दूध देने वाले पशु को 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना जरूरी होता है। इसके अलावा प्रचुर मात्रा में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बावजूद कभी कभी जानवर बीमार हो जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि इस मौसम में होने वाले कुछ प्रमुख बीमारियों का जानकारी किसान भाइयों को होना चाहिए। गर्मी के मौसम में बहुत से पशु विभिन्न प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और इन बीमारियों की हमारे पशुपालक भाइयों को ठीक तरह से जानकारी नहीं होने के कारण उनके पशुओं में दुग्ध उत्पादन में गिरावट होने के साथ साथ कुछ पशुओं की कभी कभी मृत्यु भी देखने में आती है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए हमारे पशुपालक भाई इन बीमारियों की पहचान कर उनका निराकरण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। जैसे कि जुकाम या सर्दी, जिसकी पहचान ये है कि शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, नाक से गाढ़ा पीला
पदार्थ निकलता है। इसका इलाज में आपको सलाइन सॉल्यूशन से नाक की सफाई करें। टिंचर बेंजोइन या तारपिन तेल का भाप ले सकते हैं। कभी कभी नाक में डालने वाले कुछ एंटीबायोटिक्स ड्रग्स जैसे कि इम्यूनोमाइसिन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी जानकारी जिस चीज़ का होना चाहिए वो जिसे हम लोग लू लगना बोलते हैं या इंग्लिश में जिसे हीट स्ट्रोक बोलते हैं, ये बहुत आम है और अपने आप में बहुत ख़तरनाक है। तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये जानना चाहिए कि लू जब जानवरों को लग जाए तो उसको पहचानते कैसे हैं। तो लू की पहचान ये है कि शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाना, उसका सांस की गति बहुत बढ़ जाता है, उसकी पल्स रेट बहुत बढ़ जाता है, उसके मजल्स सूख जाते हैं, त्वचा लाल पड़ जाती है, कभी कभी नीला भी हो सकता है। ऐसे में तुरंत इलाज की ज़रूरत है। कुछ ऐसे इलाज हैं जो किसान भाई अपने घर पे ही जानवरों को कर सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा ये माना जाता है कि उसको आप पानी दीजिए, प्रचुर मात्रा में पानी दीजिए और पानी के साथ साथ आपको ग्लूकोज देना है। तो 2% ग्लूकोज सबसे ज़्यादा कारगर है, अर्थात 1 लीटर पानी में 200 ग्राम ग्लूकोज का घोल मिलाकर जानवरों को पिलाएं। इसके बाद भी अगर जानवर ठीक नहीं हो रहा हो तो पशु चिकित्सक की मदद से इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ सकती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जलालपुर अंबेडकर नगर के विशंभर दयाल ने। आपने मृदा परीक्षण के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अच्छी फसल उगाने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत होती है मिट्टी की जांच हम करवाएं। मृदा जांच के लिए जैसे हमारे धान है, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है एवं अधिकतर सब्जियों में जैसे आपकी लौकी हो गई, करेला हो गया, नेनुआ हो गया, घेवड़ा हो गया, बैगन, मिर्च, टमाटर, इनके सब के लिए मिट्टी की जांच करवाने के लिए खेत के किनारे से 2 मीटर स्थान छोड़ करके 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर तिकोना अंग्रेजी के भी आकार का गड्ढा बनाते हैं चारों कोनों से। फिर उसके बाद बीच से 25 कट्ठा खेत से 5 जगह नमूना इकट्ठा करते हैं हम लोग। उस नमूने को सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसको महीन बूक करके 2 मिलीमीटर की चलनी से चाल करके आधा किलोग्राम मिट्टी प्रयोगशाला में जांच करने के लिए भेज देते हैं। किसान भाइयों, जो फसलें हमने बताया उनके लिए 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाते हैं। उसके अलावा जैसे आपका गन्ना हो गया तो गन्ने के लिए 1 फीट की गहराई का तिकोना गड्ढा बनाते हैं, क्योंकि उसकी फसल की जड़ें काफी गहराई तक जा करके पोषक तत्व को लेती हैं। उसी तरह से यदि आप बाग लगाना चाह रहे हैं, जैसे केला हो गया, केला हमारी ऐसी फसल है जो कि बागवानी की फसलें हों चाहे जो उत्तर प्रदेश में जितनी भी फसलें लगाई जाती हैं सबसे ज़्यादा पोटास की आवश्यकता होती है। इसके लिए 1500 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर लगता है। 1 हेक्टेयर में सामान्यतः 4000 से 5000 पौधे लगते हैं। नाइट्रोजन 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर केले में लगता है। फास्फोरस 70-80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर केले में लगता है। एक पौधे के लिए लगभग 1200 ग्राम के करीब पोटास लगता है, जो कि 3 भागों में दिया जाता है। उसके लिए हमें मिट्टी की जांच करवा करके उर्वरक का निर्धारण करवाना चाहिए और फसल की भी जांच होती है। मिट्टी की जांच हम करवाएं, मिट्टी का नमूना ले लें। उसके बाद फसल में जैसे धान है, गेहूं है, चना है, मटर है, तो गेहूं की फसल खड़ी है तो आपकी जब फसल कटती है तो गेहूं के दाने को लेकर के हम उसकी जांच करवाते हैं। जो डंठल आता है भूसे में जांच की जाती है, तो भूसे के जांच के लिए ऊपर का भाग, नीचे का भाग काट के बीच वाला भाग दिया जाता है। इससे ये पता चलता है कि फसल के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जैसे पोटास है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो गेहूं धान कौन से पोषक तत्व को ज़्यादा लेता है। सामान्यतः यह देखा गया है धान गेहूं में पोटास फसलें ज़्यादा लेती हैं, गन्ना भी पोटास ज़्यादा लेता है, लेकिन जो दिया जाता है वो नाइट्रोजन ज़्यादा उर्वरक के रूप में दिया जाता है। नाइट्रोजन जैसे धान की ऋतु आने वाली है तो 120 से लेकर के 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 50 से 70 किलोग्राम, पोटास 40 से 50 किलोग्राम। चूँकि जनपद की मिट्टी में पोटास मध्यम से लेकर के उच्चतर माध्यम का पोटास है। जो मिट्टी हमारी तराई क्षेत्र वाली मिट्टियां हैं वो पोटास से परिपूर्ण है, तो वहां पर अगर पोटास हम नहीं भी देते हैं तो भी काम चल जाता है। किंतु जहां पर 0 टिलेज से गेहूं की बुआई करते हैं और धान की सीधी बुआई करते हैं, जब धान की सीधी बुआई करते हैं
पोटास उतना अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर हम बाहर से पोटास 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। कहीं पर क्या होता है किसान भाई, जैसे धान लगा रहे हैं तो डाई नहीं देते हैं, पोटास नहीं देते हैं, सल्फर नहीं देते हैं, जिंक नहीं देते हैं, यूरिया मिलती है, सिर्फ अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग करते रहते हैं। तो यूरिया का प्रयोग करने से होता क्या है, फसल तो हमारी हरी भरी रहती है, लेकिन उसमें तरह तरह के कीट और रोग लगना शुरू हो जाते हैं। तो पोटास और सल्फर ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि फसलों को बीमारी और कीट दोनों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, साथ साथ फसलों को सूखे से लड़ने की भी क्षमता प्रदान करते हैं। इसलिए किसान भाइयों, मिट्टी की जांच करवाना जरूरी है। पहली चीज होती है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। दिन ब दिन मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा घटती जा रही है। कार्बनिक पदार्थ घटने का पहला कारण है कि हम अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। पशुओं की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। पशुओं की संख्या जब घटती जा रही है तो हम क्या करते हैं, गोबर नहीं मिल पाता है, गोबर की खाद नहीं मिल पाती है। उसके साथ साथ कार्बन क्रेडिट, यानी कि हमारी जो फसलें होती हैं, इनके ठूंठ जो खेत में रहते हैं, उससे भी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा खेत में हमारी बढ़ती है। लेकिन ये देखा गया है, विगत 10 वर्षों से देखा जा रहा है कि किसान क्या करते हैं कि खेत में जब उनके गन्ना कटाई हुई तो कुछ गन्ने का ठूंठ बचा हुआ है या गन्ने की पताई खेत में बची हुई है, तो किसान छोड़ देते हैं कि खेत में सड़ेगा, लेकिन कुछ लोग उसको उठा ले जाते हैं जो गरीब तबके के आदमी होते हैं। तो किसान करता क्या है, खेत में ही फसल के ठूंठ को जला देता है, आग लगा देता है, चाहे धान का पुआल हो, चाहे गेहूं का पुआल हो, चाहे गन्ने का पुआल हो। उससे क्या होता है, हम धान के पुआल को ही नहीं जलाते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी जलाते हैं। सिर्फ मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ सड़ते हैं, गलते हैं, तो कार्बन की मात्रा बढ़ती है मिट्टी में और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो किसान भाई फसलों को जलाएं ना, खेत में सड़ाएं, पानी दे करके यूरिया दे दें, उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनती है, मिट्टी हमारी स्वस्थ होती है। और मिट्टी की जांच करवाना आवश्यक है। मिट्टी के जांच के अनुसार उर्वरकों का हमें प्रयोग करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फूल एवं फल बनने की अवस्था पर किए जाने वाले जरूरी कार्य, अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु मक्के की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए आप इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।